हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसकी मार्केट में 95% मोनोपोली है। कंपनी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत कंसर्न है और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है। अब ऐसे में इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को लगती हैं कि ये मल्टी बैगर कंपनी है जिनकी 95% मोनोपोली है और मार्केट में उनका कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो उसमें इन्वेस्टर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो आज हम इस पूरी एनालिसिस में ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी वाकई में एक मल्टी बैगर साबित होगी या बस ओवर हाइप्ड है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग IEX की बात करने वाले हैं। तो IEX के बारे में हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, छोटे से छोटे पहलू को टच करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में कोशिश करूंगा कि आपको एनालिसिस। तो पहले हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी जो है वो 2008 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और IEX जो है वो इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी ट्रेडिंग एक्सचेंज है। कंपनी क्या करती है कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हो गए, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए। तो इस तरह के जो ट्रेडिंग हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट करती है। अगर हम सिंपल टर्म में आपको समझाने की कोशिश करें तो क्या होता है, जैसे आप किसी ब्रोकर हाउस के थ्रू शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आप अपने शेयर्स को बाई करने के लिए बिड लगाते हैं या सेल करने के लिए बिड लगाते हैं, तो और दूसरा जो है वो उसको या तो खरीदता है या बेचता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस तरह की बिड लगाते हैं और फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो अभी क्या है कि जो कंपनी है उसका अगर हम देखें तो 80% जो रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू आता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं तो जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो काफ़ी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे BSE रजिस्टर्ड है तो उसका भी मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन के थ्रू आता है। अब अगर हम कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स को देखें तो अभी जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 10,694 करोड़ के आसपास है और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं 29.96 करोड़ हैं, 51.64 के PE पे काम कर रहा है और फेस वैल्यू इसकी ₹1 है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.68% पे है। बुक टू वैल्यू जो है वो 17.74 है। डेट जो है वो कंपनी के ऊपर 0 है। ये सब अच्छी चीज़ है कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7.13 का अर्निंग पर शेयर है। सेल्स ग्रोथ 1.16% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 47.77% है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 60.32% है। प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी का 7.80% पे बना हुआ है। वहीं पे अगर हम इसके और जो फिगर्स हैं, जो रेशियोज हैं, अगर थोड़ा हम उसको एनालिसिस करें तो जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 3 साल में 8.97% और 5 ईयर्स में 12.16% पे बनी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो वो ईयरली बेसिस पे 7.8% और 3 ईयर पे 16.1% और 5 ईयर पे 14.5% है। तो नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है 146.49 का है। तो इनकी जो बुक वैल्यूज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा जो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेट की जाती है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कोई प्रमोटर्स का है नहीं। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो 15.12% की म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, DIIs हैं, उनके 8.63% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के 36.81% की होल्डिंग है। बाकी जो रिटेलर्स हैं उनकी होल्डिंग जो 39.43% है। अगर हम म्यूचुअल फंड की जो शेयर होल्डिंग की हिस्ट्री रही है उसको देखते हैं तो सितंबर 2020 में 18.22% थी, जिसे दिसंबर में बढ़ा के 20% किया। अभी फिलहाल उसको मार्च 21 तक आते आते उसको और कम करके 15.12% पे आ गई है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री रही है। और अगर हम ये देखें कि कंपनी के अभी प्लेटफॉर्म पे किस तरह के एक्टिविटीज हो रही हैं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है उस पे 4400 प्लस जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, 55 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रजिस्टर्ड हैं, 500 से ज़्यादा जनरेटर्स रजिस्टर्ड हैं और जो कंपनी है उसका जो मार्केट शेयर है वो जो इनका DAM प्रोडक्ट है, जिसको डे अहेड मार्केट कहते हैं, वो भी मैं आपको प्रोडक्ट में डिटेल में समझाऊंगा। तो उसमें इनका मार्केट शेयर 99% का है और जो रियल टाइम मार्केट है उसमें भी इनका मार्केट शेयर 99% का है। अगर हम CAGR की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो 2008 से लगातार 32% का CAGR मेंटेन की हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा
फिगर निकल के आता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स वैल्यूज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, कंपनी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही है, तो ये सब काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स देखिए कंपनी ने अपने आप को बहुत ही वाइड रेंज में डाइवर्सिफाई किया है और अपने डिफरेंट सेगमेंट के थ्रू ये उसको फैसिलिटेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए जो इनका पहला प्रोडक्ट है वो है डे अहेड मार्केट, ये 2008 से ही चल रहा है। इसमें क्या होता है कि यह एक जैसा कि फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें अगले दिन के लिए लोग बाई और सेल करते हैं। तो बेसिकली अगर आप आज बिड लगाते हैं तो जो आपको डिलीवरी होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो नेक्स्ट डे के लिए होगी, ठीक है। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2009 से शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो टर्म बेसिस पर आगे के 11 दिनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बाई या सेल कर सकते हैं। इसको अगर और इजी वे में आपको समझाऊं तो जैसे आप फ्यूचर्स खरीदते हैं इक्विटी मार्केट में कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज खरीद लेते हैं कि इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट तो आगे के कई दिनों तक वैलिड होता है, नेक्स्ट मंथ का आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 दिनों तक के लिए वैलिड होता है। और इनका तीसरा जो प्रोडक्ट है वो रियल टाइम मार्केट, इसमें जो होता है कि आधे घंटे पे ऑक्शंस चलते हैं। ये बेसिकली अभी इन्होंने जून 2020 में ही इसको लॉन्च किया है। तो इसमें हर आधे घंटे पे ब्लॉक्स के लिए ऑक्शन होते हैं और उसकी जो डिलीवरी होती है वो 1 घंटे में या 1 घंटे से कम टाइम में उसकी डिलीवरी हो जाती है। अब जो इनका एक और प्रोडक्ट है जो 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ है 2020 में, तो वो है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। इसमें क्या होता है कि इंट्राडे हो गया या जो डेली और वीकली बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है वो की जाती है। इनके जो चौथा जो इनका प्रोडक्ट है वो है रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है कि देखिए बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी क्या सारी ही कंपनियां जो हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं कि वो रीन्यूएबल एनर्जी को एक सर्टेन % तक उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कंपनियां हैं जो किसी रीजन से उसको यूज नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है वो शॉर्ट हैं, तो ऐसे में उनको पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरे जो और रीजनेबल कारण हैं उसको या तो ना बताने पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि इस एक्सचेंज के थ्रू रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीद सकती हैं और उससे जो उनकी शॉर्टेज है वो पूरा करके दिखा सकती हैं। ठीक इसी तरह से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो इसकी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगी इसमें, तो इसके लिए इस सर्टिफिकेट को लॉन्च किया गया था। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि रीन्यूएबल एनर्जी है कि अगर कोई कंपनी शॉर्ट कर जाती है, वो अपनी एफिशिएंसी पूरी नहीं कर पाते हैं, जो उनका टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उस सेविंग सर्टिफिकेट को खरीद के अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि इसे बेचता कौन है, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जो ओवर अचीव कर जाती हैं कि जितना उनको टारगेट दिया गया था उससे ज़्यादा उन्होंने अचीव कर लिया है, तो वो क्या करती हैं कि वो इसे सर्टिफिकेट के रूप में बना के एक्सचेंज में लिस्ट कर देती हैं और जो कंपनियां शॉर्ट हैं वो इसको खरीद लेती हैं। तो दोनों का काम हो जाता है, उनको वहाँ से अर्निंग हो जाती है और इनके जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसको और अगर मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे बैंकों को ये कहा जाता है कि जो आप 40% आपका लोन है वो प्राइमरी सेक्टर में जाना है, तो बहुत सारे बैंक जो होते हैं किसी रीजन से अगर प्राइमरी सेक्टर में उतने लोन नहीं दे पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि दूसरे बैंकों से सर्टिफिकेट्स आते हैं वो बाई कर लेते हैं और अपने टारगेट को पूरा करके उसके बाद वो सर्टिफिकेट उसके बदले में दूसरे बैंक को कुछ ब्याज मिल जाता है। तो ये है, ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये हैं। तो कई सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो प्रोडक्ट रेंज काफ़ी अच्छा है इनका। अब देखिए अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी जो कॉम्पिटेंसी है और इनकी जो मोनोपोली है उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखिए कंपनी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो है कि कंपनी पूरे इस सेक्टर में 95% मोनोपोली है उनकी। उसके अलावा क्या है कि कंपनी इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही तगड़े से यूज कर रही है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर रहे हैं। अभी इनके प्लान्स ऐसे थे कि जो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको यूटिलाइज करते हुए जो बिडिंग प्राइसेस हैं उसको और सही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए और बेटर है। अब क्या होता है कि कंपनी में जो पर्टिकुलर IAS की बात होती है तो यहाँ पे
इसमें जो बेड और आस्क की प्राइसेस होती है वो आईईएक्स खुद डिसाइड करती है। तो यहाँ पे इसके लिए कोई इनको रोकने वाला भी है नहीं कि इस वजह से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो भी इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये इनको एज मिला हुआ। अगर हम आईईएक्स की बात करते हैं तो इसे सीईआरसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सीईआरसी मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो वो इसको आईईएक्स को रेगुलेट करती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे देखिए आपके जो एक्सचेंज हैं, आपका जो स्टॉक मार्केट है, उसको जिस तरह से सेबी रेगुलेट करती है उसी तरीके से इसको सीईआरसी रेगुलेट करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा मनमानी कर सकते हैं, और इस पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नज़र रख रही है। तो वो इन्वेस्टर हों या फिर जो कंपनीज हों या जो और भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए बेटर है। अगर इस पूरे सेक्टर में हम बात करते हैं तो एक और इसमें इसी तरह का एक्सचेंज है जो इसका नाम है पीएक्सआईएल। तो वो बहुत ही छोटा प्लेयर है, 4-5% ही मार्केट शेयर है। तो इस वजह से भी इनकी जो मार्केट में एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनके प्रोडक्ट्स हो गए या फिर इनके जो मार्केट में इनके पास कोई कंपटीटर नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनको बेनिफिट अभी भी दे रही हैं और आगे भी इनको बेनिफिट देंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो कंपनी है उसका जो फ्यूचर है वो कैसा है। उसके अलावा हम ये भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अपने किस तरह के ग्रोथ प्लान सेट किए हुए हैं। तो अभी देखिए, सारे शहर हों या फिर और जितने भी घर हैं उसमें हम धीरे धीरे स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से काम कर रही है, उसको हम धीरे धीरे अचीव भी कर रहे हैं। तो जब इस तरह की ग्रोथ हो रही है तो हमें एक ऐसे मार्केट प्लेस की भी ज़रूरत पड़ेगी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो और जहाँ पे ठीक तरीके से एनर्जी को ट्रेड किया जा सके। तो ऐसे में जो आईईएक्स है वो चूँकि अभी सबसे बड़ा प्लेयर है, तो आने वाले कुछ सालों में जब इस तरह की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और ग्रोथ दिखेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आईईएक्स को भी इसमें एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अभी 2021 के बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि वो इस तरह के मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमर को ये चॉइस दी जा सके कि वो किस पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में आईईएक्स जो होगा वो एक जरिया बन जाएगा कंज्यूमर्स के लिए कि वो किस पार्टिसिपेंट को चूज करना चाहते हैं, रेट कैसा मिलेगा उनको। तो कंज्यूमर के पास भी ये चॉइस होगी कि जो पार्टिसिपेंट सस्ता देगा उससे वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसको प्रमोट करेगी तो आईईएक्स को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर हम कंपनी ने जो अपने लिए लेआउट बना रखे हैं ग्रोथ के लिए, वो कैसे प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो उसका कंपनी के जो प्लान्स हैं वो इस तरीके से हैं कि कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जैसे 2020 में ही और अभी जून 2020 में उन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए। अभी हाल ही में उन्होंने क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी कि जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से ट्रेडिंग कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, न केवल इस बात के लिए कि जो एनर्जी की डेफिशिएंसी है अलग अलग जगह पे वो पूरी हो जाएगी, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेडिंग होने से आईईएक्स को भी बूस्ट मिल जाएगा। दूसरी वो कंट्रियां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया को ही ले लेते हैं, तभी इंडिया इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सरप्लस नेशन है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम दूसरी कंट्रीज़ को बेच सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो आईईएक्स की रेवेन्यू बहुत तगड़े से बढ़ेगी। उसके अलावा जो ग्रीन मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाने पे ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। इसको और आगे इसमें ग्रोथ करने के इनके काम चल रहे हैं, वो भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या होता है कि जो चला ये भी है कि आईईएक्स ने अभी इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है जहाँ पे गैस के लिए ट्रेडिंग हो सकती है। वो एक इनका नया प्रोडक्ट है, एक तरीके से पूरा नया डिवीज़न बन गया है, वो इनको बेनिफिट देगा। उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना चाहते हैं कंज्यूमर हैं, उनके लिए आईईएक्स बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वो आगे और सही होगा क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे अब बेटर रेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कि अगर 2 पार्टिसिपेंट हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहाँ पे बिडिंग चलती है, तो उनको चीपर रेट पे मिल सकता है। तो ये एक मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा है और ये भी कहीं ना कहीं आईईएक्स के लिए फ्यूचर में और अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो कंपनी है और
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी हो गई, एनएचपीसी है या दूसरी और जो कंपनियां हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत ही लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 25-25 साल के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट उसमें चेंज करने के लिए प्लान बना रही है, कुछ जगह पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहे हैं कि उसे बहुत ही शॉर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनके बीच में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो दोनों ही फ्री होंगे और दोनों के पास इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो IEX जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके खुद को रजिस्टर करें और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सेल या जो बाई करना है वो करें। तो इससे न केवल कंपनी को फ़ायदा होगा बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे लोगों से बिड करके चीप रेट पे देके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वहीं कंपनी जो होंगी उनको इस बात का फ़ायदा होगा कि उनके पास ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो उनको भी प्राइस अच्छे मिलने के चांसेज होंगे। तो इस तरह के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो इनके आने वाले जो फ्यूचर है उसमें ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ देंगे। अब और अगर हम थोड़ा बहुत बात करें कि और किस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत तगड़े से बढ़ने वाली है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन जो है वो अभी बहुत ही कम है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि सौभाग्य स्कीम के तहत 100% हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिफिकेशन दिया जाए। इसके अर्बनाइजेशन है अपना वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर हम बात करें कि दुनिया की जो 20 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है उसमें से 17 इंडिया में है। तो जब इस तरह की डेवलपमेंट होगी और इस तरह की ग्रोथ होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और तेज़ बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें IEX जैसा एक्सचेंज एक अहम रोल निभाएगा और इससे IEX को बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट 4 ईयर्स में वो 40% बढ़ने के चांसेज हैं कि बाई 40% वो बढ़ेगा। तो ऐसे में जब कंज्यूमशन इतना तेज़ बढ़ेगा तो जो IEX प्लेटफॉर्म है उस पर डिमांड भी बढ़ेगी, वहाँ पे जो ट्रेडिंग होगी उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि इनकी जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनका जो रेवेन्यू है वो 80% से ज़्यादा तो इसी से आता है कि जो ट्रांजैक्शन फीस है उससे आता है। तो ऐसे में जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो 2027 तक जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी भी और सही होने वाली है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं IEX जैसे प्लेटफॉर्म को बूस्ट देंगे। तो आइए जो एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ है हम उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। तो अभी देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसमें कोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। 946.93 टेरावाट आवर्स का जो प्रोडक्शन है वो अकेले कोल से होता है। फिर गैस से 52.11% का होता है। तो अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर से भी 58.73 होता है। तो दूसरे नंबर पे अभी सोलर आ गया है, नहीं, और हाइड्रो पावर जो है उससे 163.51 टेरावाट का होता है। विंड से 60.41 और सोलर से 58.73। सो स्मॉल सी मिस्टेक थी, सोलर दूसरे नंबर पे नहीं है, हाइड्रो पावर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, फिर विंड आता है और उसके बाद सोलर है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के जो मेन सोर्सेस हैं ये 4 हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर से हम अभी 44.55 टेरावाट का प्रोडक्शन करते हैं और बाकी के जो रिन्यूएबल्स हैं उनसे हम 15.58 टेरावाट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो प्रोडक्शंस है ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी। उसमें जो हमारे रीन्यूएबल एनर्जीज हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमारे अच्छे खासे टारगेट्स हैं 2030-2040 के लिए। तो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया में अभी एनर्जी का कंज्यूमशंस है वो कैसे हो रहा, तो देखिए जो पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड्स हैं उनसे 25% का यूटिलाइजेशन होता है, बायोमास एंड वेस्ट का 20%, नेचुरल गैस से 6% का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 1%, न्यूक्लियर का 1% और अदर जो रीन्यूएबल सोर्सेस हैं उनसे 1% होता है। अब यहाँ पे जो है कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, 45% है। अब यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंट है ये क्यों मैं बता रहा हूँ उसका आगे अभी जब मैं आपको जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव हैं आने वाले टाइम के लिए वो देखेंगे हम चार्ट के थ्रू तो क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशंस है वो इंडिया में 2020 का जो डेटा है वो 970 किलोवाट का है।
तो अगर हम कंज्यूमशन की भी बात करें तो आने वाले टाइम में 2030-2040 तक जो कंज्यूमशंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो आप खुद सोचिए कि जब एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर डिमांड भी बढ़ रही है, उससे क्या होगा कि IEX जैसा जो प्लेटफॉर्म है उस पर वॉल्यूम बहुत तेज़ होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स बन रहे हैं कि कंज्यूमर्स को और बेनिफिट दिया जाए। तो वहाँ से जब कंज्यूमर्स अपने इलेक्ट्रिसिटी को बाई करेंगे, अपने सप्लायर्स चुनेंगे, तो IEX का वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे उनका रेवेन्यू का ग्रोथ बहुत तेज़ होगा। अगर हम बात करते हैं कुछ और फिगर्स की, तो अभी जो इंडिया में पर कैपिटा कंज्यूमशन है वो अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं तो उसका 1/3 है, और अगर हम नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में बात करते हैं तो ये डबल होने के चांसेज हैं। इस तरह की उम्मीद है कि इंडिया में जो पर कैपिटा कंज्यूमशन है वो आज के टाइम से डबल हो जाएगा। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए काम कर रहा है, और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ हो रही हैं। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम कर रही है, तो इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें काम हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कंज्यूमशन जो है वो बहुत तेज़ बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैंने पिछले डेटा में भी बताया था कि जो वर्ल्ड की 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ है उसमें से 17 इंडिया के हैं। कंज्यूमर की डिमांड्स बहुत तेज़ बढ़ने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि जो एक्सचेंज मार्केट है उसके अगर शेयर्स की बात करते हैं तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें 30 to 80% है, लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वो अभी केवल 6% पे है। तो यहाँ पे इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो पावर मार्केट में और अच्छे से काम करके और इस अपने मार्केट शेयर को और बढ़ा सकता है, और इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो IEX जैसे प्लेटफॉर्म है उनको मिलने वाला है। अगर हम देखते हैं कि जो अब जैसा भी मैंने बताया कि कोल का जो प्रोडक्शन है वो 45% था, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो चेंजेज इन शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये 2010 to 2040 का सिनारियो है इस चार्ट के थ्रू। तो अगर आप देखिए तो कोल का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, और 2040 तक उसको ला के लमसम मान के लिए 30% तक लाया जाएगा। तो यहाँ से उसमें गिरावट होगी। वहीं पर अगर हम सोलर पावर की बात करते हैं तो उसको 2040 तक 30% तक ले जाने की बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज होगा, और जब रीन्यूएबल एनर्जीज ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उससे ये जो IEX के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत तेज़ बढ़ोतरी आएगी। यहाँ पे भी देखिए ये जो डेटा है ये कैपेसिटी की बात करता है कि जो चेंजेस इन कोल एंड सोलर कैपेसिटी है वो 40 तक। तो देखिए अगर हम 35 एंड 40 की बात करते हैं तो जो कोल है वो निगेटिव में जाने के चांसेज हैं कैपेसिटी के बाद से, और अगर हम सोलर की बात करते हैं तो वो बढ़ के बहुत सिग्निफिकेंटली 300-350 के आसपास पहुंचने के पूरे चांसेज हैं। इस तरह के टारगेट्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया का मार्केट साइज है ग्लोबल शेयर इन क्लीन एनर्जी, तो अगर 2040 तक के सिनारियो की बात करते हैं तो 2040 तक जो सोलर है वो 30% पे पहुंच जाएगा। अभी जो है वो 10% पे है सोलर का कैपेसिटी। अगर हम विंड की बात करते हैं तो जो अभी 5% पे है वो 2040 तक लगभग 12 से 13% तक पहुंचेगा। बैटरी की बात करते हैं तो 2019 में जो अभी बिल्कुल नगण्य है वो 2040 तक 12% के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये मार्केट साइज बढ़ेगी इंडिया की 2040 तक, और जब इस तरह के चेंजेस होंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज कैसे होंगे और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करें कि जो एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं कि GDP सिनारियो में वो ये अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे प्री क्राइसिस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिलेड रिकवरी सिनारियो, इंडिया विजन केस, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स जो बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट है IEA की और उसमें ये डेटा प्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ से ये सारे जितने भी सिनारियो हैं इन सबको अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये है कि आने वाले अगले 20 सालों में इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट है या डिमांड है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और जब इस तरह के सारे केसेस होंगे तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट IEX को मिलेगा, या जो एक और प्लेटफॉर्म है PXIL उसको मिलेगा। भविष्य में अगर और कुछ प्लेटफॉर्म आते हैं तो शायद उनको भी मिले, पर फिलहाल के लिए IEX सबसे बड़ा प्लेयर है और आज के एनालिसिस का फोकस भी IEX है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलेगा, और जब इनको बेनिफिट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी।
तो ये सिनारियो है मार्केट की ग्रोथ की। अब अगर मार्केट की ग्रोथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि न केवल कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी बल्कि उनके जो शेयर्स हैं उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में कंपनी में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम और सिनारियो जो हैं उसकी एनालिसिस हम करते हैं तो देखिए कंपनी का अब हमने बहुत सारे मैक्सिमम फैक्टर देख ही चुके हैं कि कंपनी आगे ग्रोथ कैसे रहने वाली है, कंपनी की जो एडवांटेज हैं वो क्या है, कंपनी के जो फ्यूचर है या उनका ग्रोथ प्लान क्या है, हमने सारी चीज़ें एनालिसिस कर ली हैं। तो अब कंपनी का हम थोड़ा रिस्क देखते हैं कि कंपनी का रिस्क एनालिसिस कैसा है। देखिए अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आने वाले दिनों में कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि कंपनी अपनी जो मोनोपोली है वो कभी भी लूज कर सकती है। अब क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो कंपनी है या IEX है उसको अभी CERC रेगुलेट करती है। भारत सरकार के तहत CERC एक संस्था है, वो इसको रेगुलेट करती है। तो सरकार जो है ना वो कभी ये नहीं चाहती है कि किसी भी कंपनी की या किसी भी एक सेक्टर में एक कंपनी की मोनोपोली बनी रहे। और ख़ास करके जब ऐसा सेक्टर जहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही एक शेयर होल्डर है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बहुत सारा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से हैंडल करती है, तो ऐसे में सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि एक प्लेटफॉर्म की मोनोपोली बनी रहे। तो यहाँ पे ये खतरा इनके लिए बना है कि आने वाले टाइम में CERC रूल्स में चेंजेस कर सकती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और प्लान कर सकती है, नई कंपनियों आ सकती हैं, उनको गवर्नमेंट बढ़ावा दे सकती है, तो इनकी मोनोपोली जाने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा कंपटीशन जो है आने वाले दिन, चूँकि अभी केवल एक कंपनी है, दूसरी जो कंपनी है वो केवल 4% मार्केट शेयर है, उसका कोई अभी कंपटीशन नहीं है, तो वो कंपनी भी ग्रोथ करेगी। इसके अलावा अगर कुछ और नए रूल्स आते हैं, नए कंपनी को लाइसेंस दिया जाए या कुछ इस तरह से बढ़ावा दिया जाए तो इनको कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वो भी एक इनके लिए रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गवर्नमेंट कभी भी नए रेगुलेशन ला सकती है, गवर्नमेंट और प्लान्स ऐसे ला सकती है जो इनके लिए खतरा कर सकते हैं। उसके अलावा जो कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी एक इशू है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो कस्टमर टिकेंगे जिनको अच्छी प्राइसेस मिलेंगी, जिनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए और प्लेयर्स आ जाते हैं तो कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, ये इनके लिए एक इशू है। तो ये कुछ मोटा मोटा रिस्क फैक्टर है जो कंपनी के साथ बने हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स को ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। अगर हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की, तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है रिस्क ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट में, जैसे हमने ये बात की कि 2040-2030 तक मार्केट में ग्रोथ बहुत तेज़ आने वाली है, तो अगर ग्रोथ आएगी तो ये जो रिस्क के फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम असर डालेंगे। क्योंकि ठीक है कंपटीशन बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो उस वॉल्यूम का इनको फ़ायदा मिल जाएगा। कंपटीशन भी हो रहा है तो और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, लोगों के पास मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ गए हैं, तो उन सब का भी फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये रिस्क ऐसे हैं कि वो कंपनी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी, तो उसका इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं उनको एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए मार्च 2021 में जो इनका सेल्स फिगर था वो 69.34 करोड़ था। जून 2020 में वो बढ़ा 66.31 करोड़। सितंबर 2020 का क्वार्टर जो हुआ उसमें 70.77 करोड़। दिसंबर 2020 यानी Q3 जो था उसमें 85.02 और मार्च 2021 यानी Q4 में वो बढ़ के 95.02 करोड़ का हुआ। तो अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो आप देखिए कि पिछले 5 क्वार्टर्स में सेल्स लगातार बढ़ी हुई है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2021 में 47.20%, जून 2020 में 42.88, सितंबर 2020 में 46.70, दिसंबर 2020 यानी Q3 में 60.08 करोड़ और मार्च 2021 यानी Q4 में वो 63.83 का हुआ। यानी पिछले 3 क्वार्टर में अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट है इनका वो बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंपनी का PL अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो देखिए ईयरली बेसिस पे जो इनका सेल्स फिगर है वो मार्च 2016 जो ईयर एंड हुआ था उसमें 175.03 करोड़, मार्च 2017 में 198.65 करोड़, 2018 में वो बढ़ के 230 करोड़ के आसपास हुआ, मार्च 2019 में 254.08 और मार्च 2020 में ये बढ़ के 257.03 हुआ। तो
अभी हम 2021 देखेंगे। तो अब अगर हम इसके अगेंस्ट बात करते हैं कि जो इनका नेट प्रॉफिट रहा वो कैसा रहा, तो नेट प्रॉफिट भी 2016 में 100 करोड़ के आसपास था, 2017 में वो 113 करोड़ हुआ, 18 में 131 करोड़, मार्च 2019 में 165 करोड़ और मार्च 2020 में 177.92 करोड़। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखी जा रही है। और अगर हम इसको ठीक से एनालाइज करें तो 10 से लेकर 12% का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बना हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे कि जो इनके और फिगर्स हैं उसको अगर हम देखते हैं तो जो देखिए इनके ये कुछ कॉन्सोलिडेटेड नंबर है, मैं उसको थोड़ा क्विकली बता देता हूँ कि FY 2020 और FY 21 को हम एनालिसिस करेंगे। बाकी ये क्वार्टरली नंबर है जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए FY 20 में अगर हम देखते हैं तो जो इनकी टोटल रेवेन्यू थी वो 297.4 करोड़ की थी। इसके अलावा जो EBITDA था वो 242.4% है और जो पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 175.7 करोड़ था। अगर हम FY 21 में बात करते हैं तो जो इनकी टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ के 356.2 करोड़ हो जाती है। जो EBITDA है वो बढ़ के 289 करोड़ हो जाता है और वहीं पे जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 206 करोड़ हो जाता है। तो अगर आप देखिए तो पिछले एक साल में ही अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में। वही अगर हम बात करते हैं कि जो इनका रेवेन्यू है उसका ब्रेकअप क्या है, तो देखिए Q4 जो FY 20 था उसमें जो 81% इनका रेवेन्यू आया था वो ट्रांजैक्शन फीस से आया था। FY 20 में 80% आया था, Q4 FY 21 में 88% आया और FY 21 में 84%। तो ये कंपैरिजन है। अगर हम Q4 FY 21 को कंपेयर करते हैं 21 से तो 81 से बढ़ के 88 हो जाता है। FY 20 को FY 21 से कंपेयर करते हैं तो उसमें 4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एडमिशन एंड एनुअल फीस है उससे इनका 7% Q4 2020 में इनका रेवेन्यू आया था और 5% आया Q4 2021 में। अगर हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 2021 में वो 6% था, अब की बार घट के वो 5% हुआ है। अदर इनकम की अगर बात करते हैं तो FY 2020 में वो 14% था, FY 21 में वो थोड़ा डाउन होकर 11% पे है। तो ये जो इनके नंबर्स हैं, नंबर काफ़ी अच्छे हैं। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो Q4 के बाद जो 2021 के नंबर आए हैं उसको अगर हम देखते हैं तो देखिए Q4 2021 के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो मार्च का क्वार्टर है वो 28% से ग्रो किया है और 102 करोड़ पे इनका प्रॉफिट स्टैंड करता है अभी। और जबकि वो पिछले अगर उससे हम कंपेयर करें तो वो 79 करोड़ था Q4 FY 20 में। अब अगर हम बात करते हैं कि जो 2021 है इसमें जो इनकी ग्रोथ रही है वो 20% की से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है जो अप्रॉक्सीमेटली 357 करोड़ पे पहुंची है। अगर हम Q4 के बाद FY 21 की बात करते हैं तो ये जो इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है कि अब की बार इन्होंने अपने क्वार्टरली इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू में बहुत बड़ा जंप मारा है और जो कि अभी 22.4 बिलियन यूनिट्स पे स्टैंड करता है Q4 FY 21 में। और ये अब तक की इनकी सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है जो कि 62.1% की ग्रोथ आई है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि जो ये फाइनेंशियल ईयर था 2021 का अगर हम देखें तो इनका जो ईयरली वॉल्यूम है वो भी अब तक सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अभी की बात करते हैं तो 73.9 बिलियन यूनिट्स पे स्टैंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जब से एक्सचेंज इनका शुरू हुआ 2008 में तब से ये हाईएस्ट ग्रोथ है इस बार की, यानी कि 37% की ग्रोथ मिली है इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जो इनके रिजल्ट्स हैं FY 21 में वो भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अगर हम इनके रिजर्व की बात करते हैं तो पिछले अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो देखिए मार्च 19 में इनका रिजर्व जो था वो 334 करोड़ का था, मार्च 20 में वो बढ़ के 352 करोड़ का हुआ और मार्च 21 में ये बढ़ के 496 करोड़ के हो गया है। तो यानी कि जो इनका रिजर्व है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रहा है। अगर इसके अलावा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 19 में 80% था, 20 में भी 80% था और मार्च 21 में उसमें थोड़ी सी बढ़त होकर वो 81% पे स्टैंड करता है। तो इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और फाइनेंशियल नंबर लगातार इम्प्रूव भी हो रहे हैं। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसका जो कंपनी का IPO आया था वो 2017 में आया था
उस समय जो IPO था वो 1650 के रेट पे आया था, लेकिन उसके बाद शेयर को स्प्लिट किया गया 1:10 पे, तो इसकी जो प्राइस थी वो घट के 165 आ गई थी और वहाँ 165 से ये शेयर वापस बढ़ते बढ़ते 360 तक अभी पहुँचा है। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन ना रहे कि ये 1650 से गिर के 360 आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। इसको स्प्लिट किया गया था, इस वजह से इसमें ऐसे रेट्स अभी दिख रहे हैं। तो अब चलिए हम आपको चार्ट के थ्रू कुछ टेक्निकल बातें, टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हैं और फिर आपको मैं बताता हूं कि किस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए IEX अभी 364 365 के रेंज में काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक इमीडिएट अगर मुझे देखा जाए तो ये जो इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है वो 375 380 के आसपास ये जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद इस बात के बहुत फेयर चांसेज हैं कि इसमें शायद एक गिरावट देखने को मिले। हालांकि वो भी बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगी, बट जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरे टेक्निकल नॉलेज है जो मेरी, उसके हिसाब से 379 380 के आसपास पहुंचने के बाद इसमें एक गिरावट आनी चाहिए और शेयर को वापस 340 के आसपास आना चाहिए। और अगर 340 के नीचे जाता है तो मान के चलिए कि आपको 325 तक का लेवल दिखा देगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए IEX में इन्वेस्ट करिए, आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए क्योंकि कंपनी में अभी कंपनी की मोनोपोली है, कंपनी के पास मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी के आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए और कंपनी अच्छा रिटर्न आपको देगी। अब लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इस पर्टिकुलर शेयर के साथ आप कॉशियस भी रहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इन्वेस्ट करके और शांति के साथ बिल्कुल बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। शेयर पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि किस तरह की डेवलपमेंट हो रही हैं, किस तरह की न्यूज़ इसमें चलने आ रही हैं या किस तरह के गवर्नमेंट के रेगुलेशन हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मोनोपोली है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ एडवर्स सिचुएशन बनती है तो इम्पैक्ट भी तो अकेले इसी पे पड़ेगा ना, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। तो पॉइंट ये है कि आप इसको इन्वेस्ट करिए इसमें। अगर अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि 360 से आप थोड़े थोड़े शेयर बाई करिए और मान लीजिए 380 चला जाता है तो वेल एंड गुड है, और वहाँ से नीचे आता है तो फिर आपके पास मौका होगा कि आप वहाँ पे और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि 360 से बाई करना शुरू करिए। अगर सीधे ऊपर चला जाता है तो अच्छी चीज़ है, नीचे आता है तो आपके पास 325 तक का ऑप्शन है कि वहाँ तक जब भी मिले आप वहाँ से बाई करते रहिए। जो इमीडिएट इसके टारगेट्स होंगे फिलहाल के लिए तो ये मान के चलिए कि कुछ टाइम में ये 450 के आसपास का टारगेट आपको दिखेगा और वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये मान चलिए कि आपको ये कम से कम मान चलिए कि 1200 से 1500 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। और आगे और भी जो डेवलपमेंट होगी तो अगर इसमें कुछ और टारगेट्स अपडेट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो इतने टारगेट आने चाहिए, खूब आराम से आने चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन है इसमें। हाँ, आप इसमें इन्वेस्ट करिए तो आप अपने कैपिटल को जरूर एनालाइज कर लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप अपनी कितनी कैपिटल इसमें डाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अपने रिस्क फैक्टर बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो आज की एनालिसिस में IEX की मैंने सारी डिटेल आपको दी। होपफुली कि ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और इस शेयर के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज देगा और आपके डिसीजन को और सही करेगा। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि जब लोगों के साथ और इंटरेक्शन होगा, लोगों के व्यूज़ बढ़ेंगे, लोगों के साथ कुछ कमेंट होंगे कि और क्या क्या एनालिसिस है, तो उससे हमें भी और एनालिसिस करने में हेल्प होगी। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।